हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस चैनल पे सीटेट की पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे, आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का और ये पेपर है 3 दिसंबर 2022 का, जो लास्ट टर्म का सीटेट के पेपर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो जानवर होता है जिसके दांत जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं। कैट, स्क्वेरल, स्नेक या टाइगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्वेरल, यानी गिलहरी। गिलहरी वो जानवर होती है जिसके दांत जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं और वो अपने दांतों को घिसने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चबाती रहती है। ओके, वो अपने दांतों को घिसने के लिए जो है कुतरती रहती है, हार्ड चीज़ें, लकड़ी जैसे ये सब। तो इसका राइट आंसर गिलहरी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी। कह रहा है कि कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं मधुमक्खियों के बारे में, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट करना है। पहला है, ओनली द क्वीन बी ले द एग, जो सिर्फ रानी मक्खी अंडे देती है। सेकेंड है, द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, जो मेल बी होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है एज ए वर्कर, लेबर के तौर पे। सी ऑप्शन है, ऑल फीमेल बी ले द एग, सारी फीमेल मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। एंड फोर्थ है, वर्कर बी लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव, जो वर्कर बी होती हैं, जो कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो खाने को इकट्ठा करती हैं, मतलब फूलों के रसों को, और उनको छत्ते तक वापस लेके आती हैं। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इनमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सिर्फ क्वीन बी जो है वो अंडे देती है। थर्ड है, मेल का वर्कर में कोई रोल नहीं होता है, जो वर्कर होते हैं वो भी सब फीमेल होती हैं ज़्यादातर। ऑल फीमेल बी ले द एग, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड वर्कर बी लुक फॉर फूड एंड ब्रेक इट टू द बी हाइव, वो खाने को ढूंढती हैं और छत्ते तक इकट्ठा करके वापस लाती हैं। तो हमारे थर्ड ऑप्शन सही है, ए, बी एंड डी। गॉट इट? क्लियर है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। ए, बी एंड डी हमारा ऑप्शन सही है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। People who have been living in forest for at least 25 years have the right over the forest land and what is grown on it. This act is derived from. जो लोग जंगल में रहते हैं लगभग कम से कम 25 साल से, उनको उनकी ज़मीन और जो वो खेती कर रहे हैं उन पे उनका अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार है ये कब से लागू किया गया, ये हमसे एक्ट पूछ रहा है। ओके, तो कौन से एक्ट से लागू किया गया? ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के तहत जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी या वनवासी जिन्हें हम कह रहे हैं आज, जो लगभग कम से कम 25 साल से रह रहे हैं या उससे पहले से भी, उनका उनके ज़मीन और घर और खेत पे अधिकार होगा। ओके, उनको जंगलों से विस्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये कानून लाया गया था 2007 में। ओके, देखिए, जो व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। गॉट इट? क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झूम फार्मिंग इज अ, देखिए झूम जो है एक तरह की खेती है और ये कहाँ पे की जाती है, खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में।
तो ये किस तरह की खेती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड या लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखिए स्लैश झूम फार्मिंग क्या है? एक स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसके तहत क्या किया जाता है? जंगल के एक एरिया को साफ किया जाता है, झाड़ियों को जला दिया जाता है, कम गहराई की खुदाई की जाती है, जोता जाता है खेतों को, और बीज कुछ सालों तक वहाँ पे उपज की जाती है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं झूम फार्मिंग। और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें ये खेती की जाती है। झूम खेती काट और दग्ध खेती है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलैंड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट। रोलैंड रॉस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन में। ओके, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था 1902 में। किस आविष्कार के लिए? कि फर्स्ट है डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, या मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, या चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, एंड फोर्थ प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय फ्ली। प्लेग जो बीमारी है वो मक्खियों द्वारा फैलाई जाती है। तो इसका किस आविष्कार के लिए दिया गया था? तो रोलैंड रॉस को मलेरिया, इस बात की खोज की थी कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, मच्छरों के काटने से फैलती है। ओके, ये था इसका राइट आंसर। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस बात पर शोध करने के लिए रोलैंड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री इज यूज्ड फॉर टू ट्रीट मलेरिया। अब देखिए ये मलेरिया की दवाई करने के लिए सिंकोना जो ट्री होता है उसके कौन से हिस्से का यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए? रूट, बार्क, लीव या सीड। रूट मतलब जड़, बार्क छाल, लीव पत्तियां, सीड या बीज। तो जो सिंकोना ट्री होता है उसकी हम छाल का यूज करते हैं मलेरिया के लिए दवा बनाने के लिए। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि मलेरिया के लिए कौन से ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए सिंकोना ट्री। या फिर ये पूछ सकता है कि सिंकोना ट्री कौन सी बीमारी के लिए दवा बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, इस तो ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों को। गॉट इट? सिंकोना ट्री जो है उसकी हम छाल का प्रयोग करते हैं मलेरिया के लिए दवा बनाने के लिए। एक स्टेटमेंट से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। पॉइजनस तीख, जो सांपों के पॉइजनस टीथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैंक्स, फैंक्स, इंसाइजर या स्केल्स। हिंदी में पढ़ लीजिए। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है कसक, विषदंत, कृतंक, छेदक या सल्क। तो यहां से देखिए हिंदी में क्लियर है विषदंत। ओके, ये सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पॉइजनस टीथ्स ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड फैंक्स। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा। सीटेट में भी मिस्टेक्स होती हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश वाले पार्ट को सही मानता है वैसे, और अगर अर्थ मतलब ना समझ में आए तो हिंदी और इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज ले रखे हैं उसको आप दोनों में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया। अब पूछा है कि नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा पाया जाता है? जहरीला नहीं होता है वो सांप, ऐसा सांप बताना है जो भारत में पाया जाता है। रसल वाइपर, ये तो पॉइजनस स्नेक है। सॉइल स्केल्ड वाइपर, वाइपर के नाम से ही पता चल गया ये पॉइजनस है। इंडियन रॉक पाइथन, देखिए ये पाइथन, ये एक तरह का अजगर है। ओके, तो ये जहरीला नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर क्या है? कॉमन क्रैथ, ये भी बहुत जहरीला सांप होता है। तो नॉन पॉइजनस पूछ रखा था तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है कि इंडियन रॉक पाइथन जो है वह सांप है जो जहरीला नहीं होता है और ये भारत में पाया जाता है। गॉट इट?
ये एक तरह का अजगर है। हमारा ऑप्शन है भारतीय सैल अजगर, पाइथन जिसे हम कहते हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। वर्मी, देखिए वर्मी से क्लियर है, वर्मी का मतलब होता है कीट, मतलब कीड़े। ओके, तो कौन से कीड़ों का यूज किया जाता है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए? टेपवॉर्म, लीच, हुक अर्थवॉर्म या हुकवॉर्म। देखिए टेपवॉर्म, लीच और ये हुकवॉर्म, ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। टेपवॉर्म्स अंदर पाया जाता है, लीच ब्लड पीता है, और हुकवॉर्म भी अंदर पाया जाता है पेट के अंदर। टेपवॉर्म और हुकवॉर्म पेट के अंदर पाए जाते हैं। लीच जो है गंदे तालाबों में, पुराने मतलब जहाँ पानी सड़ रहा हो वहाँ पाया जाता है लीच, जो जिसे हम जोक के नाम से जाते हैं। तो इन तीनों का यूज नहीं किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में यूज किया जाता है अर्थवॉर्म को, केचुए को, और अर्थवॉर्म को हम फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में जाके वहाँ की फर्टिलाइजर बढ़ाते हैं, क्योंकि स्मॉल टनल्स टाइप का बना देते हैं जिससे पानी और ऑक्सीजन पहुँचने में सहायता होती है रूटों तक। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में हम उपयोग करते हैं केंचुओं का। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल, पश्मीना जो ऊन है वो किस जानवर से मिलता है? तो देखिए ये क्वेश्चन फेमस है, ये मिलता है गोट से। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक गोट होती है, वहाँ पे एक उससे पश्मीना ऊन मिलता है हमें। गॉट इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पश्मीना बकरी होती हैं, पहाड़ी बकरियां जो जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं, वहाँ से ये पश्मीना ऊन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एमिट्स, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है। क्या फैलता है? अधूरा जो जलेगा उससे हमें क्या फैलेगा? कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो फैलेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है, जो ये जहरीली गैस होती है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A technique of watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant is called, कह रहा है पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है, उसे हम कौन सी कहते हैं? नैनो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, फेम्टो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। देखिए ये टेक्निक अभी जो है फेमस हुई है और ये बहुत यूज की जा रही है फार्मिंग में, ताकि पानी, एक तो इससे पानी बचता है और पौधे को जो है न्यूट्रिशन जितनी ज़रूरत होती है पानी की उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। और क्या किया जाता है, इसमें टंकी बना दी जाती है और पाइप जो है पूरे खेत में वेसल, जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स फैली हैं वैसे पाइप्स फैला दिए जाते हैं, और जहाँ जहाँ पौधे की जड़ है वहाँ पे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी टपकता रहता है। जिसमें हम सिर्फ पानी नहीं टपकता है, हम उसमें टंकी में न्यूट्रिशन भी मिला सकते हैं, तो डायरेक्ट न्यूट्रिशियस पानी उसको मिलेगा। तो इस विधि को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे कई तरह के फ़ायदे, एक तो पानी वेस्ट नहीं होता, कम पानी में काम हो जाता है और पानी सीधा जड़ों में जाता है, और हमें इसमें पानी के साथ कई तरह के न्यूट्रिशन भी मिला सकते हैं जो पौधे को ज़रूरी हैं, आवश्यक होते हैं। गॉट इट। तो इस विधि को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस विधि से ये फायदा होता है कि पूरे खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो कीड़े को पकड़ते हैं और खाते हैं? कैस्केटा प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, कैक्टस प्लांट। देखिए
कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है। सनफ्लावर और कैक्टस तो सभी जानते हैं। ये कैक्टस रेगिस्तानी पौधा है और सनफ्लावर ऑयल निकालने वाला पौधा है। यहाँ पे जो कीड़े को पकड़ के और खाने वाला कौन सा पौधा है? पिचर प्लांट। कौन सा पौधा है? पिचर प्लांट। गॉट इट? निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? उसे कहा जाता है घटपर्णी का पौधा। देखिए जो ये फर्स्ट है कसकुटा अमरबेल पौधा, ये कुछ दिन पहले एक ईवीएस के पेपर में हमने किया था, उसमें पूछा गया था कौन सा पैरासाइटिक प्लांट है, परजीवी पौधा है, तो ये अमरबेल है। इसको ये कभी भी नहीं सूखता कि इसको उठा के हम किसी भी पौधे के ऊपर फेंक दे तो ये उसके ऊपर फिर डिपेंडेंट हो जाता है और फिर फलने फूलने लगता है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर इज यूज कॉल्ड। जो वर्षा जल होता है उसका संचयन करना भविष्य के इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल वर्षा संचयन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है वर्षा के पानी का संचयन। ये यहाँ हिंदी के इससे क्लियर है स्टेटमेंट से। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटो। देखिए ये मॉस्क्यूटो और से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है। तो मॉस्क्यूटो के द्वारा बीमारी फैलाई जाने वाली मलेरिया है, निमोनिया नहीं होता है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। ए, सी एंड डी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर द डिजीज दैट स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटोस। डेंगू जो है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में। गॉट इट? तो हमारा ये आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम एंश्योर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द सेम। कंड्यूसिव रचनात्मक वातावरण होता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इस बात को करता है? तो देखिए सहायता प्रदान करेंगी बच्चों को, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? टीचर गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू ओबे एंड टू बी डिसिप्लिन। टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चों से आशा करता है कि वो नियम को फॉलो करें और डिसिप्लिन बनाए रखें, तो ये सहायता प्रदान नहीं करेगा क्योंकि डिसिप्लिन एक बाउंडेशन बना देती है। टीचर रीड द टेक्स्ट बुक एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क्स टू कॉपी दिस। टीचर अपना आता है, पढ़ाता है, क्वेश्चन लिख देता है, आंसर लिख देता है और बच्चों को बोल देता है कि कॉपी कर लो, ये भी सही नहीं है। टीचर प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन दैट गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ जो स्टूडेंट को जो अपॉर्चुनिटी देनी है ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सहायता करेगा। टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, क्वेश्चन, एक्सपीरियंस एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट। बच्चों को क्या मौका देगा? ऑब्जर्व करने का, एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चन करने का, सेल्फ एक्सपीरियंस करने का और अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, तो ये बच्चों को सहायता देगा। टीचर कंट्रोल व्हाट हैपन इन द क्लासरूम। टीचर कंट्रोल एक तरह, तो ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जो बच्चों को सहायता प्रदान करेगा सीखने में, वो थर्ड है कि टीचर के द्वारा मौका दिया जाना चाहिए बच्चों को कि वो देख सकें, समझ सकें, क्वेश्चन कर सकें और अपने एक तथ्य बना सकें। ओके, गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। तो शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि वह अवलोकन करे, खोज अन्वेषण करे, प्रश्न का प्रयोग करें और विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित कर सके। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लास फिफ्थ चैप्टर अक्रॉस द वॉल अ टीचर Arif allows students to share experience of sports and they play
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हिज अटेम्प्ट्स। क्लास फिफ्थ में एक चैप्टर है अक्रॉस द वॉल। टीचर अरिफ अलाउ स्टूडेंट टू शेयर एक्सपीरियंस। जो टीचर अरिफ है वो अपने बच्चों को अलाउ करता है कि वह अपने एक्सपीरियंस शेयर करे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हिज अटेम्प्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है उसके इस अटेम्प्ट को। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स रूल। वो क्या कर रहा है, बच्चों को स्पोर्ट्स रूल के समझने में सहायता कर रहा है। डेवलप वैल्यू रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। खेल से रिलेटेड जो वैल्यूज होती हैं उसको डेवलप करने में सहायता कर रहा है। या डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू लाइक सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड टीम स्पिरिट। या फिर वो गेम से रिलेटेड बॉयज़ और गर्ल्स के डिस्क्रिमिनेशन को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को और टीम स्पिरिट को डेवलप करने में सहायता कर रहा है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जैसे क्रिकेट या कोई गेम है जिसको लड़के नहीं खेल सकते या लड़कियां नहीं खेल सकती, इसको दूर करने में। एंड डेवलप एबिलिटी टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है कि बच्चों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो यहाँ पर टीचर का उद्देश्य सबसे बेहतर क्या हो सकता है, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू लाइक सिमिलर गेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों के लिए गेम अलग अलग नहीं एक जैसे होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर मिलने चाहिए और टीम स्पिरिट होना चाहिए। ओके, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा, तो कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ये स्पष्ट कर रहा है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांसैक्ट ईवीएस इन अ प्राइमरी क्लासरूम। कह रहा है इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि प्राइमरी क्लास में, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस ट्रांसैक्शन हो सके। लेक्चर मेथड, लेक्चर देंगे। चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक का यूज करेंगे ब्लैक बोर्ड और बातों से। वही इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक या जग एंड मग अप्रोच, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। तो देखिए जो क्या है सबसे बेस्ट है ईवीएस सीखने का प्राथमिक स्तर पर इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक। बच्चे एक दूसरे से आपस में, अपने फैमिली से, अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से पूछ सकें, इंक्वायरी कर सकें, तो वो सेल्फ एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। गॉट इट। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जांच आधारित शिक्षण, जांच करना। बच्चे प्राथमिक इस प्राइमरी लेवल पे जो है बहुत क्यूरियस होते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्यों होता है ये ऐसा, कैसे होता है। तो इस तरह के इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण से वो समझ सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फील्ड विजिट आर इंपॉर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट। फील्ड विजिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस में, मतलब क्लासरूम से बाहर निकलने के का एक मौका मिलता है और बच्चे एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा मिलता है। तो इनमें से कौन सा सही है। गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, स्कूल के आसपास प्री प्लान करके जाना चाहिए और एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए। गोइंग टू अ डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेस, दूर जाना चाहिए स्कूल से और वेल नोन प्लेस पे जाना चाहिए। गो टू अ नियर बाई प्लेस, फिर वही है आसपास की जगह पे जाना चाहिए। एंड फोर्थ है गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस, अपनी मनपसंद जगह जाना चाहिए। तो ईवीएस टीचिंग के लिए जो फील्ड विजिट के लिए जो सबसे सही है, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। कहीं जाने से पहले उसे हम प्लान कर लेना चाहिए और फिर स्कूल के आसपास की जगह जाना चाहिए और फिर जो जिस एक्टिविटी जिस पर्पस के लिए हम गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, गॉट इट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही था,
पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्व के हिसाब से महत्वपूर्ण है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन EVS classroom should be happy classroom. Which one of the following statement is true in this regard? एक जो EVS की जो कक्षा है वो एक खुशहाल होनी चाहिए। इनमें से जो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है? ओके। टीचर रिमेन हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट फॉलो हर इंस्ट्रक्शन हैप्पीली। टीचर जो है खुश रहेगा या खुश रहना चाहिए और बच्चे उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। उनको पसंद ना हो तो भी खुशी के साथ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ये होना चाहिए। एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये नेगेटिव वर्ड है अपने आप में ही। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एकदम करना तो ये एकदम बाउंड्री के अंतर्गत कैद कर देना होता है। ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटी। ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना और क्वेश्चन आस्क करना और डू एक्टिविटी, ये क्लासरूम को हैप्पी बनाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। एंश्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। बुक को रीड करें और इम्पॉर्टेंट वर्ड या इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लें समझने के लिए। तो सबसे बेहतर जो है ईवीएस को एक एक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटी। ओके, गॉट इट। ये सबसे राइट आंसर है। क्लास को बेहतर बनाने के लिए ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है एज ए टीचर के तौर पर, ताकि बच्चे खुद अवलोकन कर सकें, अन्वेषण कर सकें, प्रश्न पूछें और हम उनका आंसर भी दें, उनके कन्फ्यूजन को दूर करें और एक्टिविटी के माध्यम से करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैमिली ट्री इज यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का उपयोग उपकरण है। देखिए प्राइमरी क्लास में फैमिली ट्री बनवाया जाता है, जिसमें ट्री जैसा बनाया जाता है। उसमें पहले दादा दादी, फिर मम्मी पापा, चाचा चाची, ऐसे फिर उनके बाद की पीढ़ी, 2-3 पीढ़ियों की फ़ोटो लगवाई जाती हैं या नाम लिखवाए जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी कराने का क्या उद्देश्य होता है? इट इज़ अबाउट जॉइंट फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप। इस बात से क्या है कि ये जॉइंट फैमिली के बारे में बताता है और उनके संबंध के बारे में। इट इज़ ओनली अबाउट द इमीडिएट फैमिली मेम्बर। ये सिर्फ इमीडिएट जो हमारे ब्लड रिलेटेड रिलेशंस होते हैं उनके बारे में बताता है। इट इज़ ओनली अबाउट द ग्रैंड पेरेंट ऑफ द फैमिली। ये सिर्फ घर के बुजुर्ग जो दादा दादी, नाना नानी के बारे में बताता है। एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द अदर फैमिली, और उनके संबंध बाकी परिवार के लोगों से। इट परटेन टू रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशन। ये क्या होता है? ये जानकारी देता है परिवार के लोगों के बारे में, अक्रॉस मतलब अलग अलग पीढ़ियों के संबंध बताता है। तो ये फैमिली ट्री इसीलिए बनवाई जाती है कि ये सेवरल जनरेशन के जो लोग हैं उनके आपस में संबंध बना सके, संबंध को समझ सके। गॉट इट। तो यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। इस वजह से वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है और ये करवाया जाता है प्राथमिक स्तर पे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस इज इंडिकेट। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? डिस्कस करना, रिकॉल करना मतलब स्मरण करना, याद करना, स्टेटिंग एंड लिसनिंग, कथन देना या सुनना। तो आकलन का जो सबसे बढ़िया तरीका है ईवीएस में डिस्कशन करना, अपने विचार विमर्श को शेयर करना और इसमें आकलन करना, ये सबसे बेहतर है। गॉट इट। चर्चा करना ईवीएस में आकलन का संकेतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Under the theme mapping for class 3rd, which activity would be most appropriate for student? जो थीम है मैपिंग क्लास 3rd के, इसके लिए सबसे
बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट को अंडरलाइन किया है, आपको चारों स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट लग सकते हैं लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। ओके, तो हमें यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट कर सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट चूज देख लेते हैं। आस्क देम टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ देयर हाउस, उनसे कहें कि अपने घर का जो है स्केच ड्रॉ करो। या आस्क देम टू ड्रॉ द रूट फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, अपने घर से स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करो। आस्क देम टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ देयर क्लासरूम, क्लासरूम का डायग्राम ड्रॉ करो। या फिर आस्क देम टू ड्रॉ स्केच ऑफ देयर, अपने नेबरहुड के स्केच का डायग्राम ड्रॉ करो। तो देखिए जो मैप है, उनको जो स्थिति प्लेस से रिलेटेड जो हमें डेवलप करनी है सोच को, उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, आस्क देम टू ड्रॉ द रूट फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, वो रास्ता बना सके। घर का स्केच है तो वो आर्किटेक्ट थोड़ी ना है जो छोटे ही स्तर पे वो घर के कमरे का नक्शा बना देगा। क्लासरूम का भी वही, नेबर का भी सबसे बेहतर है कि वो लाइनों का यूज करे और अपने घर से स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ कर से। ये इससे मैपिंग क्लास 3rd के बच्चे के लिए मैपिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। गॉट इट। कक्षा 3rd के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों में के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तो सबसे उपयुक्त होगा उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher has to teach the sub-theme animal to class 1st student. Which of the following strategy is most appropriate to translate this theme to the learner? एक टीचर को अपने क्लास 1st के स्टूडेंट को सब थीम जानवर जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत थीम के अंतर्गत आता है, सब थीम एनिमल्स, उसके बारे में बच्चों को बताना है, उसके बारे में जानकारी देनी है जानवरों के बारे में। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? आस्क स्टूडेंट टू लिस्ट आउट नेम ऑफ एनिमल, बच्चों से कहना कि कुछ जानवरों के नाम लिखिए। 3rd है टेल नेम ऑफ एनिमल टू द स्टूडेंट, डायरेक्ट आप बच्चों को नाम बता देंगे। तो ये तो डिडक्टिव मेथड हो गया, ये तो करना ही नहीं है। बच्चों से ही पूछिए कि आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, या घर में आपके कौन कौन से जानवर हैं, या घर से स्कूल आते वक्त आपने कौन कौन से जानवर देखे। ये बेहतर थोड़ा ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला। टेक स्टूडेंट टू ऑन ए ट्रिप टू द जू टू गिव देम कंक्रीट एक्सपीरियंस, बच्चों को अपने आसपास की अगर जू होगा तो वहाँ पे ले जाइए, कंक्रीट एक्सपीरियंस बच्चे देख के उसको दे सकेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स क्या है, पेट एनिमल्स क्या होते हैं, ये सब जान सकेंगे। सो कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ ए वेराइटी ऑफ एनिमल टू गिव देम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनिमल, बच्चों को कलर्ड फोटोग्राफ दिखाइए अलग अलग जानवरों के, ताकि बच्चे देख के समझ सकें। तो देखिए अगर हमारे पास जू वाला ऑप्शन है तो हम इसको बेहतर करेंगे, ठीक है। बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर जू नहीं है तब हम 4th या 1st ऑप्शन, 4th ऑप्शन भी कर सकते हैं और फिर 1st ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो 3rd ऑप्शन है कि बच्चों को आसपास के जू में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाएं। ओके, गॉट इट। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना ये सबसे उपयुक्त रहेगा बच्चों को, क्लास 1st के बच्चों को। बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे, बच्चों को रटना भी नहीं पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट experiments help student in understanding the role of scientist. Arrange the step given below of scientific method in a proper sequence. Dr. Beaumont experiment help student in understanding the role of scientist. देखिए डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं बच्चों के वैज्ञानिक सोच के बारे में, तो उन्हें हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ओके, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके,
तो हमें इन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? तो देखिए जो इसका ऑप्शन है वो हमारा डायरेक्ट, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 632, दैट इज पहले प्रेक्षण करना, फिर प्रश्न पूछना, फिर परिकल्पना प्रस्तावित करना, एंड 5 अनुमान लगाना, एंड अनुमान का परीक्षण करना, फिर 1 परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। ये जो है फोर्थ ऑप्शन 632541 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पहले प्रेक्षण करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे, अनुमान का परीक्षण करेंगे और सबसे लास्ट में रिजल्ट को अंकित करेंगे। गॉट इट? यहाँ पे पढ़ समझ लेते हैं इंग्लिश में। मेक एन ऑब्जर्वेशन, आस्क अ क्वेश्चन, ओके, मेक प्रेडिक्शन, 6-3 propose a hypothesis, make prediction, test the prediction and record the result and draw conclusion. Got it? ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग स्टूडेंट द एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बच्चों को जो विविधता है, बायोलॉजिकल जो जलवायु जो विविधता होती है उसके बारे में एक्सपीरियंस कराने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति सही है? गिव देम बुक एंड आर्टिकल टू स्टडी अबाउट द बर्ड स्पीसीज। उनको बुक दे देंगे और पढ़ने के लिए कह देंगे, ये नहीं। शो देम डॉक्यूमेंट्री ऑन माइग्रेटरी बर्ड, डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। ये हम कुछ हद तक कर सकते हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग, ये देखें, फिर वही है, बच्चों को सेल्फ एक्सपीरियंस करवाना है। ओके, तो ये बेहतर ऑप्शन है। फोर्थ पढ़ लेते हैं। गिविंग टॉक एंड लेक्चर ऑनर, टॉक एंड लेक्चर नहीं देना है हमें। यहाँ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है और थर्ड में से भी थर्ड सबसे बेस्ट है। अगर आसपास बर्ड सेंचुरी है, मौजूद है, तो हम उनको वहाँ पे ले जाके खुद ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहेंगे। ओके, गॉट इट? ये था हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए सबसे ठीक युक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदित्य इज एन गिफ्टेड बॉय एंड फील हिज क्लास टीचर शुड कैटर टू हिज क्यूरियोसिटी। व्हाट इंटरवेंशन इन हिज टीचर रिक्वायर्ड टू मेक। ठीक है, देखिए आदित्य जो है गिफ्टेड बॉय है। गिफ्टेड मतलब जैसे जिसका गिफ्टेड बॉय हम वो माने जिसका दिमाग बहुत तेज हो, जिसका IQ लेवल 130 प्लस हो, हम उसे गिफ्टेड बॉय कह सकते हैं। तो एक टीचर से उसको सहायता की ज़रूरत है उसकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो क्यूरियस है आदित्य। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम, टीचर को उसे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, मतलब उसको अलग पढ़ाना चाहिए या फिर उसको स्कूल के बाद तक पढ़ाना चाहिए। थर्ड है बीइंग मोर एफेक्शनेट टू हिम, उससे ज़्यादा लगाव होना चाहिए। थर्ड है गिव हिम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द क्लास, उसे क्लास में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जैसे मॉनिटर बना दिया कि तुम क्लास संभालो, तुम क्यूरियस मतलब ज़्यादा तेज हो तो। या यूज सम कस्टमाइज मटेरियल टू टीच हिम, उसको पढ़ाने के लिए उसकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ऐसे कस्टमाइज मटेरियल एक्स्ट्रा TLM का यूज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। एज अ टीचर उसकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना है, बाकी उसे कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को। और उसको लीडर नहीं बनाना है, उसकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना है।
तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए और बेहतर जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसकी क्यूरियोसिटी को हम फुलफिल करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ विशिष्ट सामग्री का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पर। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 2021 जो लास्ट हुआ था सीटेट, उसमें ये बार बार है कि EVS में क्या क्या होता है। साइंस एंड सोशल साइंस के कंसेप्ट सिर्फ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण के होते हैं, या इशू ऑफ कंसर्न ऑफ सोशल साइंस के कंसर्न होते हैं, दैट मतलब सामाजिक विज्ञान, या इशू एंड कंसर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, किसके जो सामाजिक जो भेदभाव होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो EVS में कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? तो देखिए एजुकेशन, देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल पर्यावरण मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरा है, पर्यावरण। ओके, तो इसमें हमारे समाज भी आती है और साइंस भी आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि इशू रिलेटेड होते हैं साइंस और सोशल साइंस से। गॉट इट? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संबंधित मुद्दे और सरोकार होते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रामेटाइजेशन इज कंसिडर्ड एज ए गुड मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS फॉर स्लो लर्नर, which is the most appropriate region for selecting dramatization for them। देखिए ड्रामेटाइजेशन मतलब नाटक के द्वारा हम एक प्ले तैयार करते हैं, उससे बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है, खासकर स्लो लर्नर्स को जो धीमी गति से सीखते हैं, मतलब जो देर से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उनके लिए जो नाटक है वो उनको सिखाने में सहायता करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ ड्रामेटाइजेशन से रिलेटेड सेलेक्ट करना है। ट्रेडिशनल ड्रामा टेक्निक मेक इट इजी फॉर देम टू रिलेट द कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिशनल ड्रामा होता है, जैसे पारंपरिक जो नाटक रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को सीखने में, रिलेट करने में सहायता करते हैं। बात सही है। इंटरैक्टिव ड्रामा स्टे विथ स्टूडेंट मेमोरी फॉर लॉन्ग। जो ड्रामा नाटक देख के सीखते हैं वो उनकी मेमोरी में बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहता है। जैसे हम पिक्चरों को देख के, हम पिक्चरों के डायलॉग या पिक्चर के सीन हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। कोई कोई पिक्चर या डायलॉग इतने अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट में बैठ जाती है कि हम उसको लाइफ टाइम याद रखते हैं। स्लो लर्नर इंजॉय एक्टिंग अ लॉट, या फिर इसलिए कि स्लो लर्नर होते हैं जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, वो नाटक को इंजॉय करते हैं, नाटक से प्रसन्न होते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते, नाटक को तो सभी बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, नॉर्मल बच्चे सभी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A एंड B, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। गॉट इट? पारंपरिक नाट्य विधाएं बालक में विषय वस्तु से जोड़ने में सरल हैं। पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति से अधिक समय तक रहते हैं। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो हमारे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन A और B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। EVS टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू। EVS की जो टेक्स्ट बुक होती है, जो किताब होती है, पाठ्यपुस्तक होती है, वो विद्यार्थियों को सहायता करती है किस चीज़ में? मेमोराइज द इशू एंड कंसर्न ऑफ द EVS स्टूडेंट। जो EVS के जो सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको याद करने में नहीं। डिस्क्राइब द इशू एंड कंसर्न ऑफ EVS सब्जेक्ट। EVS सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्क्राइब करती है। हाँ, ये बात तो सही है, बच्चों को सहायता करती है। कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इशू, एक नॉलेज का निर्माण करती है बच्चों में, ये भी बात सही है। एंड रिस्पॉन्स टू द इशू एंड कंसर्न ऑफ EVS सब्जेक्ट, उनके जो
ईवीएस सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनके प्रति उनमें रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन किया रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या करती है, थर्ड ऑप्शन सही है, जो नॉलेज का जो है निर्माण करती है। ओके, बच्चों में सभी इशू से रिलेटेड। गॉट इट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में सहायता करती है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ओके, ये कंस्ट्रक्ट जो वर्ड है रचना करने में, ये पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, इसलिए ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, गॉट इट। तो ये था आज का सेशन। आप लोग को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सॉल्यूशन का आंसर दिया जाएगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सीटेट में ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ। ओके।